हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन का सामान्य विज्ञान, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही थी। और फिजिक्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 3 लेसन पढ़ा दिए हैं: मात्रा की इकाई, मापा के यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। मैंने आप लोगों को पूरे चैप्टर पढ़ाए भी, और उनसे संबंधित जितने आपके यूपी पीसीएस, आईएएस और उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, जहाँ भी आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं, मैंने सब क्वेश्चन को व्याख्या के साथ सॉल्व भी करवाया। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो गुरुत्व के अधीन गति में हम लोग पहले इसके डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग है ग्रहों की गति। तो ग्रहों की गति के बारे में जान लेते हैं। तो ये है, सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते रहते हैं। ऑर्बिट्स मीन्स कक्षाएँ होता है, जिन्हें ग्रह, प्लैनेट्स, ग्रह को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग ग्रह के बारे में भी जान गए और उपग्रह के बारे में भी जान गए। अगर 1 नंबर में आप लोगों से ऑनलाइन में पूछता है रिटन में, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का 1 तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने हैं? 1 तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। तो ये हो गई ग्रहों की गति के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को जान लेते हैं कि केपलर ने इसके अनुसार क्या नियम दिए हैं। तो ये जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर कहाँ के थे? जोहानेस इनका पूरा नाम है केपलर, और ये रहने वाले थे जर्मन के खगोल शास्त्री थे। इन्हें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। तो जोहान्स केपलर ने आपके 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, और वो कौन कौन से नियम हैं ये भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट नियम है इनका, प्रथम नियम है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। कैसे करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। तो ये इनका केपलर का जो है प्रथम नियम हो गया। अब द्वितीय नियम के बारे में भी जान लेते हैं। तो द्वितीय नियम है इनका जो है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ये इनका द्वितीय नियम हो गया। तो इसमें द्वितीय नियम का डिटेल में जान लेते हैं। और जहाँ जहाँ स्टार बनाया गया है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आगे आगामी एग्जाम के लिए भी, और इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप भी हो चुके हैं। तो द्वितीय नियम स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम प्रतीत होती है। ठीक, जब ग्रह जो है सूर्य से दूर होगा तो उसकी चाल जो है, उसकी गति जो होगी वो कम होगी, न्यूनतम होगी। और तथा जब वह सूर्य के एकदम पास में होगा तो उसकी चाल क्या होगी? अधिकतम होगी, वह तेज़ तेज़ मूव करेगा। तो ये द्वितीय नियम स्पष्ट करता है। तो केपलर के थर्ड नियम को भी जान लेते हैं क्या है। तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इनका तृतीय नियम हो गया। नेक्स्ट है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसके द्वारा? एक बल के द्वारा। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। क्या करते हैं? इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। तो इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए। तो उसको जान लेते हैं।
दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी जान लिए न्यूटन के। तो गुरुत्वाकर्षण की डिफिनीशन अगर आपको कभी पूछे तो आप आराम से रिटन में भी लिख सकते हैं, और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं ऑप्शनल में आपकी प्री में, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो उसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। तो यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, ये तो मैं बुक पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं बोर्ड पे पढ़ाती तो आपको डिटेल में बताती कि कैसे क्या क्या करना है इसमें, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ाते। तो यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, मान लीजिए हम लोग एक रेखा खींची और एक बिंदु आपका m1 है और दूसरा आपका क्या है m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा जो है यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा g इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो जहाँ पे आपका g क्या है? अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, g से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यदि बल न्यूटन में, दूरी r मीटर में तथा द्रव्यमान m1 व m2 किलोग्राम में हो तो g का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रयोगों द्वारा g का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण में देख लेते हैं। तो गुरुत्व है क्या? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब गुरुत्व क्या है? वह ऐसा आकर्षण एक बल है जिससे जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व जो है गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जैसे मान लीजिए हमने हाथ में कोई बॉल या कोई भी पदार्थ लिया है और उसे मैंने ऊपर से ही छोड़ दिया, तो वो क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरता है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे g से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध जान लेते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो जहाँ पे आपका कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और एम ई आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो स्पष्ट है कि g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की उपस्थिति में ऊपर से गिराई जाएं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव वश्याकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी g के मान में परिवर्तन होता है। तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि एक कागज़ और एक पत्थर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो कौन ज़मीन पर पहले गिरेगा, या पृथ्वी के तल पर से ऊपर जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर, ध्रुवों पर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर g के मान में क्या होता है, परिवर्तन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछती हैं। तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो पृथ्वी तल पर g का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे
अधिक होता है। आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सब कैसा होता है और ध्रुवों पर कैसा होता है, तो इससे प्रश्न बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपका। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये देखिए बनाया गया है आपका, यहाँ पे एक गोल पिंड है, इसमें आपकी पृथ्वी है, आपका ये जो है आरी जो है ये यहाँ की दूरी आर है, ये पॉइंट एम है और इस पर एक लंबवत रेखा खींची गई है जो आपका V0 है। इसको डिटेल में आगे बताएंगे। यदि यम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ये यम द्रव्यमान है और ये पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी आपके बीच में है, चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में V0 चाल से परिक्रमा कर रहा है। कैसे? V0 चाल से परिक्रमा कर रहा है तो उपग्रह पर अभिकेंद्र बल बराबर mv0 स्क्वायर अपान आर। क्या निकल के आएगा सूत्र? mv0 स्क्वायर अपान आर। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है, अतः gmem अपान आर स्क्वायर इक्वल टू mv0 स्क्वायर अपान आर। तो इम्प्लाइज दैट V0 इक्वल टू √gme अपान आर। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जहाँ पे कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा m पृथ्वी का द्रव्यमान है तो G बराबर हो जाएगा gme अपान आर स्क्वायर। ठीक, मेरे अंडर रूट से बाहर आ गया, तो gme बराबर होगा GRE स्क्वायर। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 एवं समीकरण 1 से देख लेते हैं। तो V0 बराबर हो जाएगा √GRE स्क्वायर अपान आर, सिंस V0 बराबर RE रूट में G अपान आर। तो नेक्स्ट आपका है पलायन वेग। यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो हमने ये भी जाना कि कुछ वस्तुएं अगर हम फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर लौट आती हैं ऊपर, और कुछ दूरी ऐसी है जहां हम फेंक देते हैं तो वस्तु वापस लौटकर नहीं आती है, तो वो आपका पलायन वेग हो जाता है। तो ये आपने पलायन वेग और पलायन ऊर्जा की डिफिनीशन जान ली, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कभी पूछे तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर m है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो पलायन वेग बराबर v बराबर हो जाएगा रूट में 2gme अपान आर, जहाँ पे g आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो g बराबर हो जाएगा gme अपान आर स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट gme बराबर हो जाएगा GRE स्क्वायर। तो इसको फिर हम VE को बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मान पुटअप कर देंगे तो 2GRE स्क्वायर अपान RE। तो आपका आंसर आ जाएगा 2GRE रूट में। तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर हो जाएगा 6.36 × 10⁶ मीटर का मान रखने पर आपका ये 2GRE में अपना मान रख देंगे, तो 2 रख देंगे, G का मान है आपका 9.8 और आपके RE का मान है 6.37 × 10⁶, इसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और तो V बराबर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका ये पलायन वेग है। तो यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि 11.2 किलोमीटर सेकेंड के वेग से अगर हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो क्या वो पृथ्वी पर लौट कर आएगी? तो पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तो ये आपका पलायन वेग हो गया। नेक्स्ट है आपका कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध जान लेते हैं। तो पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल V0 तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग V
हो तो v बराबर हो जाएगा √2v0। यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो ये आपका कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। 1 नंबर में आपको पूछे तो डिफिनीसन आप आराम से लिख सकते हैं कि नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। स्प्रिंग से लटके पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन, ये आपके सरल आवर्त गति के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका सरल लोलक। सरल लोलक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। तो आगे देखते हैं। धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। और धातु के गोले को गोलक कहते हैं तथा निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। अब सरल लोलक का आवर्तकाल देख लेते हैं क्या होता है। तो ये भी पूछता है आपका। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। t बराबर 2 पाई रूट में L/g, जहाँ पे L बराबर है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई और g बराबर है गुरुत्वीय त्वरण। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये स्टार बना इम्पॉर्टेंट है आपका। लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। और नेक्स्ट है आपका लोलक का आवर्तकाल t लोलक की प्रभावी लंबाई 1 के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। नेक्स्ट है आपका लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान क्या होता है? घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ये घड़ी के बारे में हो गया। नेक्स्ट है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। क्या है? यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। नेक्स्ट है आपका सेकंड लोलक के बारे में भी जान लेते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। तो यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड लोलक। तो अब तो हमने जो है गुरुत्व के अधीन गति के बारे में जो जो चीज़ें थी डिटेल में हमने पढ़ ली। अब उससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ामों में कितने प्रश्न बने हैं, आपका चाहे IAS का एग्ज़ाम रहा हो, PCS का रहा हो, RO रहा हो, GIC लेक्चरर का रहा हो, RAS का रहा हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं तो उन एग्ज़ामों में गुरुत्व के अधीन गति से कितने प्रश्न आपके बने हैं वो हम डिटेल में जान लेते हैं व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये आपके IAS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। और जो है न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन उससे भी पूर्व किसने बताया था कि पृथ्वी अपने ओर वस्तुओं को खींचती है? तो वो थे आपके वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त, खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या थे। तो ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ भी थे एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण ये MP PCS 2010 में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, नोट है। तो किसने दिया? तो ये हैं आपके आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है, ये आपने ऊपर देखा जो है। और सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन के गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये भी आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया न्यूटन ने। तो इसका आंसर ए सही है। MPPCS प्री 2000, उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पेन से नोट कर लिया है कि गैलीलियो किसके लिए जाने जाते हैं? गति के समीकरण, दूरदर्शी, और आइंस्टाइन जो है मोटर कार के लिए, कापर्निकस सौरमंडल के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा सा डिटेल यहाँ देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पे F बराबर हो जाएगा G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर, जहाँ F बराबर है बल, M1 है पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और R है आपका दोनों पिंडों के बीच की दूरी, और G क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि आपका इसमें जो है गुरुत्व नहीं होता है। निर्वात में क्या हो, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता। UPPCS में 2007 में पूछा गया है। तो मैं ऐसा नहीं है कि इससे में जो मैंने पढ़ा है वो आपके प्री के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आप अगर इसको डिटेल के साथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपका, मैं ज़्यादा नहीं कहती लेकिन 25% मेंस में भी आपकी सहायता कर सकता है। तो आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा इसका डिटेल देखें। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये रही आपकी डिटेल में। तो नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? UPPCS भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह क्या करेगा? तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। ठीक, वो सेब नीचे थोड़ी ना आ जाएगा, वो वहीं पे गतिमान होगा। तो ये जो है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो ये तो पता है आपको कोई गुरुत्वाकर्षण कहाँ है कहाँ नहीं है, कितने मीटर तक है, कितने कहाँ से आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी पर गिरेगी, कहाँ से नहीं गिरेगी, ये सब आपने डिटेल में जान ही लिया है। तो नेक्स्ट है आपका, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, क्यों नहीं गिर जाती? UPPCS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो आपका जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं। तो इसमें जो है आपका आंसर D सही है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। क्या है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। तो ये आपके पीसा की मीनार की डिटेल हो गई। और नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता, क्या होता? अब जितना है उसका चौथा भाग। UPPCS मेंस 2009 में पूछा गया है। तो ये आपका डिटेल में जो है लिखना होगा। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। इतनी चीज़ें आपको आराम से आप जितना दिया है उतना मेंस में अगर लिख देते हैं तो इम्पोर्टेंट आपका सही है। माना जो है वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, हम मान लेते हैं। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर क्या हो जाएगा? G ms इंटू ME अपान R स्क्वायर। आपका इक्वेशन 1 हो गया।
अब आपका देख लेते हैं कि कौन सा क्या क्या है। तो यस आपका सूर्य का द्रव्यमान है, ई आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, यस मतलब कि आपका सन और ये मतलब अर्थ। जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? तो F2 बराबर हो जाएगा जी यस ई अपान 2r² बराबर जी यस ई अपान 4r²। आपका 2 गुणे 2 मतलब 2 का स्क्वायर था या 4 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से F1 अपान F2 बराबर हो जाएगा 4/1। तो 4F2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4F2 बराबर F1। तो नेक्स्ट आपका F2 बराबर हो जाएगा 1/4 F1। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है? सेम वही रहता है कि परिवर्तित होता है? अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित होता है। MBPCSB 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो कौन सा पहुंचेगा? तो सभी साथ में पहुंचेंगे। आपके RAS RTS भी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने ऊपर बताया भी कि सभी साथ में पहुंचेंगे। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने वाले लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक, डिटेल जान लिया आपने। नेक्स्ट है आपका, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की, तो मैंने बताया ना कि वजन जो वजनी सामान है वो आपका पहले गिरेगा, हल्का सामान आपका बाद में गिरेगा। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। UPPCSB 1992 में पूछा गया है। थोड़ा सा इसका भी डिटेल देख लेते हैं। तो हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। इन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। एक का भार 10 किलोग्राम है और एक का भार 1 किलोग्राम है। तो इन्हें जो है 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपकी दो गेंदें हैं, एक 10 किलोग्राम और एक 1 किलोग्राम। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो दोनों क्या होंगी? ए और बी साथ पहुंचेंगी। तो इसका आंसर सी सही है। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम सॉल्व में देख लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे कि दोनों साथ क्यों गिरेंगी। तो दोनों गेंदें ए तथा बी पृथ्वी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है। तो H बराबर हो जाएगा 20 मीटर और प्रारंभिक वेग U बराबर हो जाएगा 0। और गति समीकरण गुरुत्वाधीन गति के लिए v² बराबर u² प्लस 2gh, जहाँ पे v आपका क्या है? अंतिम वेग है। यहाँ पे v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gh और u बराबर 0 है, तो वहाँ पे u 0 हो जाएगा। तो v बराबर हम उसको रूट में कर देंगे, तो v² बराबर 2g तो v बराबर रूट में 2gh। चूँकि दोनों गेंदों के लिए ऊंचाई h बराबर 20 समान है तथा अंतिम वेग का सूत्र v बराबर रूट 2gh तो गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंदें समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेंगी। ठीक, तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा कथन कारण है। तो चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और कारण में है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ PCSB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है।
और ये कथन तो सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, लेकिन चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये आपका कारण जो है गलत बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2008 में पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल समझ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक ग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी PCS प्री 2006 में पूछा गया है, यूपी PCS मेंस 2009 में पूछा गया है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है आगे। तो किसी पिंड का भार, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है आपका, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आपका इम्पॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। प्री मेंस दोनों के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर का भार होता है, क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम। यूपी PCS मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये इसमें सही है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो है हाइड्रोजन। एक पिंड का अधिकतम भार किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल आपकी है कि किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है आपका गुरुत्व बल और दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। ठीक, पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा और पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो आपका ये दिया गया है, आपका जो है लंबाई आपकी t है और ऊंचाई जो है d है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें IS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ए सही है। ठीक, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण का के मामले में समय t में विस्थापन d का सही चित्र यही प्रदर्शित किया गया है। तो इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/2 GT² समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय का समीकरण है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है आपका 17वां, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। तो आपका ये त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें थीटा कोण पे आपके लंबाई या आपका कर्ण जो है L है, ऊंचाई h है। तो इसका आंसर पूछा IS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सी सही है, 1/1/sin थीटा रूट में 2h/g। और क्यों सही है, कैसे सही है, थोड़ा ये जान लेते हैं। तो कण चिकने आनत समतल पर है, अतः वह g के बजाय g sin थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, अतः प्रारंभिक चाल u बराबर 0। तो गति का समीकरण s बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 GT² तथा L बराबर हो जाएगा 1/2 g sin थीटा इंटू t²। तो 2L/g sin थीटा बराबर t², इसलिए t बराबर हो जाएगा रूट में 2L/g sin थीटा। तो नेक्स्ट है कि sin थीटा बराबर h/L, इसलिए L बराबर हो जाएगा, ये आपका पक्षांतर से h/n sin थीटा। तो t बराबर हो जाएगा 2h रूट में 2h/g sin थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा रूट में 2h/g। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझते चलिए जो है। अब यहाँ पे डिटेल में भी बहुत बढ़िया दिया गया है, आप कैसे भी समझ के सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा IS प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है 29.4 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो A बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड और T बराबर हो जाएगा 3 सेकंड और U बराबर दिया हुआ है 0। तो हम जानते हैं कि V बराबर U प्लस ए T बराबर 0 प्लस वहाँ पे मान पुटअप कर देंगे तो U का मान 0 है, A का मान यहाँ पे और T का। तो 9.8 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? तो g का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। यह IS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन, तो dg अपान g गुणे 100 बराबर हो जाएगा 2 dr अपान r गुणे 100% जब यम नियत रहता है। तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1% बराबर 2% वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। IS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर जो है, तो इसका आंसर जो है डी सही है। तो ये IS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड से त्वरण का मान अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसकी डिटेल में वही चीज़ दी हुई है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। तो नेक्स्ट आपका है, एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g e अपान 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, क्या होगा? तो वो 100 किलोग्राम होगा। IS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के मान में परिवर्तन होता है। तो इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट है आपका, भारहीनता होती है, क्या होती है? ये MPPCS प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W m × g होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m g1 + g2 बराबर हो जाएगा m × g1 × g2 और m × 0 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट सही से नहीं हो पाया है बुक, तो मैंने बता दिया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है? तो रेडियम के जनक कौन है आपके? ये आपके मैडम क्यूरी हैं। पेंसिलिन के आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। एक्सरे के आपके W रोएंटजन हैं और चेचक के कौन हैं? एडवर्ड जेनर। 2 1 4 3। तो आपका ये आंसर सही है। UPPCS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेडियम तत्व की खोज आपके पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की। यक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विल्हेल्म ने रोएंटजन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की। तो नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ठीक, तो UPPCS में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये और डिटेल इसकी जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी मेंस में पूछे तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। तो इसका आंसर आपका बी सही है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा?
ठीक। तो यूपीपीसीएस में 2012 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ए सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान आपका वही रहेगा। क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या करता है? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। और इसकी थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट कर दिया है। वैसे पढ़ना आपको सब है लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यप कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका। एक उपग्रह एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है आपके यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी सही है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कैसे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसकी डिटेल मैंने ऊपर आपको बता दी थी। और नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका इम्पॉर्टेंट है। इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। तो नेक्स्ट है आपका, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। ठीक, इसकी थोड़ी डिटेल क्या है? तो वही चीज़ है इसमें, उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। IAS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये सही है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ठीक, तो इसकी डिटेल भी वही है कि 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लगभग जितने एग्ज़ाम देखे हैं, लगभग एग्ज़ामों में साइंस अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर रहता है। तो इसमें आपका आप कभी भी लिफ्ट में अगर गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी व्यक्ति को अपना भार कब, जब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है तो लगता है कि भार हमारा लिफ्ट में जैसे भार सा लगता है, महसूस अपने आप को भी फील होता है। तो इसका आंसर आपका ये सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही है। यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी आपको 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो आप इसकी डिटेल दी गई है काफ़ी, इसको अच्छे से बता सकते हैं। तो माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w है तथा लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल पहला है आपका गुरुत्व के कारण लगने वाला बल अनुपाते mg और दूसरा है लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया अनुपाते ma। न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा W - mg बराबर ma। तो W, इसलिए W बराबर हो जाएगा, m कॉमन कर लेंगे, g + a।
स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण A ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इस बुक के प्रिंट में भी वो था, काफ़ी हल्का प्रिंट है, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग उसको सुन लीजिए। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड क्या है? तो ये है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। तो इसे ये आपका BPSC प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ देख लेते हैं। तो लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि T बराबर 2π√μL/G। अतः लोलक की लंबाई L जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 33 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? तो UPPCS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। UPPCS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, आपका 2 बार पूछा गया है। जिसमें आपका C, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसकी थोड़ी सी डिटेल है इसमें, पहले वो देख लेते हैं। तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर हो जाएगा 2π√μL/G, जहाँ पे L बराबर है लोलक की लंबाई, और गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। IS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका इम्पॉर्टेंट है। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो IS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका 3 आंसर सही है, 1, 2 और 4। तो पहला सही है आपका, और दूसरा भी सही है, और आपका चौथा भी सही है। ठीक, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। इसकी डिटेल थोड़ी सी हम देख लेते हैं, डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, दूसरा उसका त्वरण शून्य होता है, तीसरा है वेग अधिकतम होता है, चौथा है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, पाँचवां है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, और जब पिंड गति के अंतः बिंदु इस चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। तो साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय के साथ साथ कम होता जाता है। इस प्रकार आपका 1, 2 और 4 सही, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। RAS RTS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्यों? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। कब? शीतकाल में। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज़ी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तपथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्तपथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 37, पृथ्वी का पलायन वेग है क्या है? RAS RTS प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका D। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए।
तो नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी या पृथ्वी के चारों ओर कक्षा परिक्रमण करने लगेगी। तो RSRTS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक, 8 ही किलोमीटर है ना, अगर 11.2 किलोमीटर के वेग से बहे तब वापस नहीं आती। इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका जो है UPPCS में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका इसमें आंसर डी सही है। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस में, तो मेंस में आपको लिखना होता है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो ये आपका पूरा मैंने ख़त्म कर दिया जो है। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आपका जो है स्थूल पदार्थों के गुण। और ये आपका पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया जो है, गुरुत्व के अधीन गति के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने पढ़ा भी दी और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में स्थूल पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। और अगर मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे मैंने लेक्चर जो फिज़िक्स में दिए हुए हैं वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आगे भी आप लोगों को मैं ये साइंस पढ़ा रही हूँ, आगे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और EVS सब अब मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए।